हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है ना पीसीएस के लिए सीरीज़ चला रहे हैं जीएस पेपर फर्स्ट जो कि आज जो है ना आपका टेस्ट नंबर दूसरा होने वाला है। और किसका है तो जीएस वर्ल्ड का है, जो कि आईएएस पीसीएस के लिए जीएस वर्ल्ड जो है ना अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है। टेस्ट बुक जो बुकलेट है ना वो आपकी दूसरी है और ये 2026 के लिए यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज 2026 के लिए। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से तो मॉडर्न हिस्ट्री है और जनरल स्टडीज़ के इसमें क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि इससे पहले मैंने टेस्ट नंबर पहला करवा दिया जीएस वर्ल्ड का। और मैं क्या करती हूँ, जैसे कि हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने हुए हैं और आपको 2 घंटे में करने हैं। तो पूरा 150 एक साथ कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाती हूँ। इससे पहले इस टेस्ट 2 के 50 क्वेश्चन का 1 to 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 51 to 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और टेस्ट 1 जो है ना वो भी उसके 3 पार्ट में अपलोड कर चुकी, तो आपने वही वो नहीं देखे तो एक बार वो जरूर देख लें। ठीक है, तो उसमें क्या था, एंशिएंट हिस्ट्री थी और मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और बाकी जनरल स्टडीज़ थी। आज इसमें मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी और जनरल स्टडीज़ रहेगी। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, आज दूसरा होगा। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं 51 नंबर पे। ठीक है, 51 कहाँ पर है, आ जाओ। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं अच्छे से। देखिए, आपको जो पेपर है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे यूपी है, क्या होता है आपने अगर यूपीएससी देना है तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो यूपी पीसीएस देते हैं ना वो हिंदी को प्रीफर करते हैं। हिंदी की वजह से ही वो यूपी पीसीएस का पेपर देते हैं, क्योंकि जो सीसेट है ना उसमें हिंदी आती है और तो इंग्लिश तो कम ही प्रीफर करते हैं। लेकिन माँ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूँगी, आपको हिंदी में ही करवाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश में आपको शब्दों को बताती रहूँगी। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी, लेकिन हिंदी में ही आपको जो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट दिया हुआ वो हिंदी में पढ़ूँगी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है 51 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पहला कथन है कि नील विद्रोह और पाबना किसान आंदोलन दोनों का मूल कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण था। बिल्कुल बात सही है कि जो नील विद्रोह हुआ था और पाबना किसान आंदोलन हुआ था, इन दोनों का यही कारण था, क्योंकि इनका अंग्रेज शोषण कर रहे थे। इस शोषण के विरोध में ये दोनों विद्रोह हुए थे, क्योंकि इनका आर्थिक शोषण हो रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, किसानों द्वारा किया गया था। नील विद्रोह में किसानों को नील की खेती के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता था, जबकि पाबना आंदोलन में अवैध लगान वृद्धि का विरोध किया जाता था। बिल्कुल देखो, ये दोनों जो नील विद्रोह और पाबना विद्रोह, हालांकि दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो है ना मतलब मुद्दे थे। नील विद्रोह होता था वो किसान करते थे, इसी क्योंकि जो अंग्रेज थे ना वो किसानों की ही ज़मीन पर पहले से ही कुछ पैसा देकर उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उनको उतना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं देते थे, मतलब उनकी इनकम उतनी नहीं होती थी। भाई पाबना आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि उनसे अगर आप लीगल टैक्स लगा रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन अनलीगल टैक्स लगाकर उनको लूटते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनको मारते थे, बहुत उनको परेशान करते थे। तो ये पाबना विद्रोह इसलिए हुआ था। ठीक है, अवैध लगान वृद्धि लगा दी गई थी। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है दोनों आंदोलनों का स्वरूप मुख्यतः सशस्त्र और हिंसक था। नहीं, यहाँ पर ये गलत बात है। देखो, दोनों आंदोलनों का स्वरूप जो है ना वो सशस्त्र और हिंसक नहीं भाई। जो पाबना विद्रोह था ना बहुत ही शांतिपूर्वक विद्रोह हुआ था, मतलब आंदोलन हुआ था। पाबना आंदोलन जो है ना वो शांति वाला था। और कहें तो जो आपका नील विद्रोह था इसमें थोड़ी बहुत हिंसक एक्टिविटीज़ हुई भी, लेकिन पाबना में बिल्कुल नहीं हुई थी। तो इसने कहा दोनों आंदोलन हिंसक थे, तो ये बात गलत हो जाएगी। और पूछा क्या गया हमसे कि उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए, सही पूछा गया है। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो जब भी आपको एक ऑप्शन देखना है गलत निकालना है, तो जो गलत होगा, अगर देखो दूसरा और तीसरा गलत है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तीसरा इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा इसमें है जो कि गलत है। तो पहला और दूसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ देती हूँ आपको यहाँ पर कि ये विद्रोह हुआ, उनकी डेट भी याद रखना। ठीक है, जो आपका नील विद्रोह हुआ था ना इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखना। इसका आपका जो नील विद्रोह था ना ये 1859 से 60 के बीच में हुआ था। 59 से 60 के बीच में हुआ था। वहीं आपका पाबना विद्रोह जो है ना, पाबना विद्रोह आपका हुआ था 1800 पाबना 1873 से 76 के बीच में हुआ था। पाबना विद्रोह ये शांतिपूर्वक हुआ था और ये अवैध रूप से लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था और ये नील खेती पर हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 52 नंबर का क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन ए और दूसरे को कांड आर कहा गया है। ओके, कथन ए क्या कहता है कि बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में एक दीर्घकालिक आंदोलन था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। बिजौलिया आंदोलन जो था ना, वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, काफ़ी दीर्घकालिक था। यहाँ किसानों पर मतलब अत्यधिक लगान, वेगार, विवाह कर, अन्य सामाजिक आर्थिक बंधन थोप दिए जाते थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे ना, वो राजस्थान में ये बिजौलिया आंदोलन जो हुआ था, उन किसानों पर क्या करते थे, मतलब बेवजह का ऊपर टैक्स लाद देना, कहीं उनको वेगार करवाते थे, उनसे विवाह टैक्स लेते थे, है ना, लगान बढ़ा देते थे। ये सामाजिक आर्थिक उन पर चीज़ें थोपी जा रही थी। तो ये आंदोलन हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम तक चला था ये। कारण क्या कहता है कि बिजौलिया क्षेत्र में किसानों पर अत्यधिक लगान, अच्छा यही बात बता दी, लगान, बेगार और सामाजिक बंधनों का बोझ था। बिल्कुल, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किसान और जन आंदोलनों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या था। जो किसानों का आंदोलन हुआ था और जन आंदोलन हुआ था, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या था। हालांकि विकास इसका जो भारतीय राष्ट्रीय जन आंदोलन का विकास मतलब इनको आगे बढ़ाया तो, लेकिन सबसे बड़ा योगदान क्या था। क्या उन्होंने केवल ग्रामीण समस्याओं तक संघर्ष असीमित रखा, केवल आ गया, गलत कर दो। उन्होंने शोषण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की परंपरा विकसित की, ये कुल मिलाकर ठीक हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्या था, इससे बेहतर मिल जाए। उन्होंने तुरंत आ गया, देखते हैं, ब्रिटिश शासन को समाप्त। अरे नहीं यार, तुरंत ब्रिटिश शासन को समाप्त है। देखो एक्सट्रीम बर्ड है, केबल आ गया, तुरंत आ गया। एक्सट्रीम बर्ड जहाँ पर हो भाई, आंख बंद करके कट कर दो। 95% चांस है कि आपने वो सही ही करेंगे। उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, ये भी एक्सट्रीम बर्ड है। कोई, केबल, तुरंत, पूर्णतः, है ना, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट वर्ड होते हैं। ये जहाँ पर आप देखो वहाँ पर 95% चांस होता है कि वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने शोषण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की परंपरा विकसित की थी। यहाँ पर क्योंकि जो किसानों से पता चल गया था कि किसान जो है ना, वो संगठन में अगर आकर विद्रोह करेंगे तो हम एक राष्ट्रीय आंदोलन चला सकते हैं। अगर जनता आंदोलन करेगी ना, तो एक मतलब संगठन में आकर तो हम काफ़ी बड़ा आंदोलन चलाकर हम अंग्रेज़ों को धीरे धीरे करके अपने देश से भगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का, चलिए देखते हैं क्या है 54 का। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और बाल विवाह विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। पहला कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के वैधानिक समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका निर्णायक रही। बिल्कुल बात सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में मतलब काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। ये समाज मतलब उसको सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे कि ऐसा नहीं कि विधवा अगर कोई हो गई तो उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं, उसमें उस विधवा की क्या गलती है। भाई उसका पति मर गया तो उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, वो दोबारा विवाह क्यों नहीं कर सकती। तो इन्होंने ये मतलब ये जो बात है ना, वो लोगों के सामने लेकर आए, उसको सामाजिक मान्यता दिलवाई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, उनके प्रयासों से अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, इनके प्रयासों से ही 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि एक्ट भी पारित हुआ था। क्योंकि इस एक्ट के जरिए मतलब अगर इस एक्ट को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, है ना। तो ये अगर एक्ट बन जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो कुल मिलाकर उसको लीगलिटी मिल जाती है। ठीक है, और इन्हीं ने ही इस अधिनियम का इनका उद्देश्य था कि बाल विवाह को समाप्त करना। अच्छा, बाल विवाह से इनका कोई मतलब नहीं था, है ना। अच्छा, ऑप्शन दूसरा देखते हैं, पहला सही है। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सीधा उद्देश्य बाल विवाह को नहीं, भाई 1856 जो पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसका सिर्फ मतलब यही था कि विधवाओं का दोबारा विवाह किया जा सके। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाल विवाह से इनका मतलब नहीं था, वो दूसरा कानून आएगा। बाल विवाह निषेध से जुड़े प्रारंभिक प्रयास सामाजिक सुधारकों द्वारा किए गए, ना कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जो औपनिवेशिक सरकार ये जानती थी कि बाल विवाह होना गलत बात है, यानी बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, वो जानते थे कि गलत कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ शोषण करना था। अगर तुम बाल विवाह करो वो टैक्स ले लेंगे तुमसे,
लेकिन ये इसको रोका जो है ना वो जो हमारे मतलब भारतीय लोग थे ना, इन्होंने ही पहले आवाज़ उठाई कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो इस पर फिर हाँ सहयोग जो है ना अंग्रेज़ी सरकार ने किया कि ठीक है आप लोग सही करो, सही है, जो बात सही है उस पर उन्होंने आगे कानूनी कार्यवाही की थी। तो पहला और तीसरा सही है, यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, भाई कथन और कारण की बात की गई। कथन क्या कहता है कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से धार्मिक पुनर्जागरण का प्रयास किया, ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि आर्य समाज का उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य समाज जो है ना वो गलत बोलते हैं, कि वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, तो वो ये नहीं कहते कि तुम वेदों की ओर, जो वेदों में चीज़ें गलत थी उनको एक्सेप्ट करो, नहीं, जो चीज़ें वेदों में गलत थी उनको आप जो है ना उन कुरीतियों को समाप्त करो, जो चीज़ें अच्छी थी उनको एक्सेप्ट करो, ऐसा आर्य समाज कहता है। तो इनका कथन और कारण दोनों ही सही हैं यहाँ पर, कि जो आर्य समाजी वो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से धार्मिक पुनर्जागरण का प्रयास किया उन्होंने, और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर वेदों की ओर लौटने की बात की थी। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर का यहाँ पर संगठन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, संगठन और संस्थापक दिए गए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, हाँ बिल्कुल बात सही है, पहले का पहला ही मिलान करता है। राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में की थी, 1829 में 1828 या 29 ये कोई रहा था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना जो है ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है, 1875 में। इनका भी डेट याद रखना 1875 में, और उसके 10 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी 1885 में। तो ऐसे डेट याद कर सकते हैं आप। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल बात सही है। सत्य शोधक समाज की जो समाज जो है ना वो कौन लेके आए थे, ज्योतिबा फूले लेके आए थे। इन्होंने महिलाओं को काफ़ी मतलब शिक्षा पे बात की थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले, और जो शूद्र है ना और अति शूद्रों के सामाजिक उत्थान की बात की थी जो ज्योतिबा फूले थे, क्योंकि ये अपने आप में एक शूद्र थे, इसलिए शूद्रों की इन्होंने मतलब सामाजिक उत्थान उनका लाना चाहते थे। वहीं देव समाज जो है ना वो शिव नारायण अग्निहोत्री का है। अगर आपको ये 3 पता थे, ए और बी सी वाले, तो आप डी वाला अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में मिलान सही बैठा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। ओके, आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, ये बात बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों और अति शूद्रों का सामाजिक उत्थान करना, मैंने पीछे बताया था कि जो ज्योतिबा फूले है ना उन्होंने सत्य शोधक समाज के जरिए शूद्र और अति शूद्रों को सामाजिक उत्थान दिलवाया और उनका समाज में एक पहचान दिलवाने की कोशिश की। देव समाज ने जाति व्यवस्था को मजबूत करने का समर्थन किया। अरे नहीं, देव समाज जो है ना वो जाति व्यवस्था संबंधित नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधार को लाना चाहता था। देव समाज जो आया था ना वो सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना चाहता था, न कि जाति व्यवस्था से मतलब इसका था। तो यहाँ पर सी हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है। चलिए डी भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज ने आधुनिक शिक्षा और महिला सुधार का समर्थन किया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा लाया गया था, और जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया है ना, शिक्षाओं पर, इस पर बल दिया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हमारे यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको भी याद रखना। फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान पूछा गया है, देखते हैं क्या मिलान में है। आंदोलन है और मुख्य उद्देश्य उनके क्या हैं। तो शुद्धि आंदोलन किस लिए था, सत्य, चलो अब और शुद्धि आंदोलन को छोड़ते हैं, पहले सत्य शोधक समाज देखते हैं। सत्य शोधक आंदोलन मैंने पीछे बताया था कि ये आपका ज्योतिबा फूले का था, और किसके लिए, जो आपके मतलब शूद्र और अति शूद्र के उत्थान के लिए, मतलब जाति उन्मूलन के लिए आया था। तो सत्य शोधक समाज का दूसरा ही बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। ब्रह्म समाज जो था ना वो एक ईश्वरवाद था, बिल्कुल बात सही है। ये जो है ना मतलब ईश्वर को एक ही मानता था, और इसने महिलाओं का उत्थान के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की थी। देव समाज जो है ना वो नैतिक सुधार, क्यों, सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना चाहता था, तो वो नैतिक सुधार ही तो हुआ, बिल्कुल बात सही। बचा क्या, शुद्धि आंदोलन, तो ये धर्मांतरण का विरोध करते थे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 50, कौन सा क्वेश्चन नंबर है,
58 का, तो 58 का भी हमारा यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा, पहले का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, डी का चौथा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनको आप बार बार करेंगे ना तो अपने आप में तो याद कुछ नहीं होता, जितनी बार रिवीजन करोगे ना चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा चीज़ें कब आपको याद हो गई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। पहला कहता है कि सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैचारिक आधार तैयार कर दिया। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अगर आपको किसी बच्चा है कोई, उसको बोलना नहीं आता है, जब वो समाज में अपने घर परिवार में आप आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है ना, तभी तो बोलना सीखता है। ऐसे ही जब सामाजिक सामाजिक सुधार आंदोलन आए तो अलग अलग सामाजिक से कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह समाप्त हुआ, है ना, सती प्रथा बंद हुआ, अलग अलग से जो सामाजिक धार्मिक उत्थान हुआ, लोगों के विचारों में आए, तो ये सारे जब सुधार आंदोलन आए ना, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन जब ये हुआ तो लोगों के अलग अलग विचारों में जो है ना वो विचार के आधार बने, लोगों की एक तर्क विकसित हुए। वो कह रहे मतलब कुछ लोगों का हाँ कहना था, मतलब उस पर तर्क देने लगे कि हाँ सही है गलत है, कहीं ना कहीं विचार विकसित हुए, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। बी कहता है कि इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य तत्काल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। मैंने बोला कि तत्काल, पूर्णतः, केवल, तुरंत, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है और इनको देखते ही काट दो तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि तत्काल राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर लोगे यार, इतना अंग्रेजों ने मतलब पूरे भारत को घेर रखा है और तुम तुरंत राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हो, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमें असत्य ढूंढना है। समाज सुधार आंदोलनों ने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया, बिल्कुल बात सही है, शिक्षा की बात तो सत्य जो आपके ज्योतिबा फूले उन्होंने भी की है, राजा राम मोहन रॉय उन्होंने भी की है, ये सारे लोग जो है ना जो सामाजिक सुधार आंदोलन लेके आए उन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात की थी। ये आंदोलन सामाजिक चेतना का स्रोत बने, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब आंदोलन अलग अलग तरीके के निकल के आए तो लोगों की बुद्धि विकसित हुई, है ना, उसमें सोचने के लिए मजबूर हुए उन चीज़ों के बारे में। इन आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को और मजबूत किया। कैसे करेंगे यार, जातिगत भेदभाव तो कम ही हुए इन आंदोलनों के जरिए। अब जैसे कि सत्यशोधक समाज जो है ना ज्योतिबा फूले लेकर आए, तो वो जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि हम इंसान जो है ना, हम लोग बराबर हैं, कोई छुआछूत नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इस भेदभाव बढ़ा नहीं बल्कि भेदभाव कम हुआ था। तो यही हमसे पूछा कि असत्य कौन सा है, तो यही असत्य हो जाएगा। फिलहाल हम डी वाला देखते हैं। इन्होंने महिला अधिकारों को, हाँ बिल्कुल, महिलाओं के अधिकार को जो है ना सुदृढ़ करने पर बल दिया गया, बिल्कुल बात सही है, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि कथन और कारण की बात फिर की गई। कथन क्या कहता है कि इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की वैचारिक पृष्ठभूमि बना। इंडियन एसोसिएशन जो है ना, जो कि 1870, याद रखना, इंडियन एसोसिएशन जो है ना वो 1876 में बना था और 1875 में आपका क्या बना था, तो आर्य समाज आया था। ठीक है, तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन जो है ना, इसकी स्थापना 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इनका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना विकसित करना। जो अलग अलग क्षेत्रीय राजनीति मतलब मुद्दे उठ रहे थे ना, बल्कि इनसे ऊपर उठा जाए और पूरे भारत यानी कि अखिल भारतीय राजनीति चेतना विकसित की जाए। ठीक है, बिल्कुल बात है। राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की वैचारिक पृष्ठभूमि बनी और इंडियन एसोसिएशन ने प्रांतीय सीमाओं से ऊपर, जैसे अलग अलग प्रांत में अपनी अपनी प्रांत की बात हो रही थी, तो उनका प्रांत की बात क्यों कर रहे हैं, हम पूरा देश ही हमारा अपना है ना, तो हम अखिल भारत की बात करते, अखिल भारतीय राजनीति मंच को बनाने का प्रयास किया। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, यहाँ पर ए करेक्ट है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, तो सीधे सूचियों पर ही आते हैं ना। संगठन और स्थापना वर्ष, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, अगर आपको नहीं पता इसको छोड़ देते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, ये तो बात बिल्कुल सही है ना, 1881 में हुई थी। हाँ, इसका तो पहले का यानी कि बी का दूसरा है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 में, बिल्कुल बात सही। इंडियन एसोसिएशन अभी मैंने पीछे बताया था 1876 में, इसका मतलब लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी 1836 में आई है। आपको डेट याद नहीं रहती है, आपको जो ईयर्स याद नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल तो इसका पहला आंसर यहाँ पर सही होगा, आप याद कर लीजिए, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। इनमें से एक दो याद करेंगे ना अपने आप ही आंसर निकल आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय थे, बिल्कुल बात सही है, परंतु राष्ट्रीय सोच को जन्म देने में सहायक हुए। बिल्कुल, जब अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे निकल कर आए तभी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन चल पाया, मतलब अलग अलग सोचों ने एक मिलकर एक बड़ी सोच को जन्म दिया। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इन संगठनों का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का समर्थन करना था। अरे नहीं भाई, इन सभी संगठनों का ज़रूरी तो नहीं कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करें, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द जो संगठन थे इनके अगेंस्ट ही थे, और केवल आ गया एक्सट्रीमिस्ट काट ही दीजिए, तो पहला यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं, सही उत्तर चुनना है हमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। क्या मुंबई में हुई थी, आप मुझे बताएं। तो ये बात काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल सही है, तो मुंबई में ही हुई थी। यहाँ पर डेट भी आप ध्यान देना है और मुंबई भी ध्यान देना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ पर हुई थी, तो आपके मुंबई में हुई थी। और दूसरा कहते हैं कि कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप पूर्णतः क्रांतिकारी और सशस्त्र संघर्ष पर आधारित था। अरे नहीं यार, इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआत से ही जो है ना क्रांतिकारी और सशस्त्र होती ना, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी भाई। शुरुआत में बहुत ही शांतिपूर्वक थी ये, और इनका प्रारंभिक स्वरूप था कि संवैधानिक, उदारवादी और सुधारवादी था, है ना। इसके प्रारंभिक नेता याचिकाओं से प्रस्तावों से संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग कर रहे थे, और शुरुआत में कांग्रेस ने ना तो शस्त्र का यूज़ किया और ना ही कोई क्रांतिकारी गतिविधियों में प्राथमिकता दी थी। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ए सही है। अगला देखिए, फिर से सूचियों को मिलान करना है, कर लेते हैं। अधिवेशन और अध्यक्ष दिए गए हैं। मुंबई में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो बिल्कुल WC बनर्जी ने की। ठीक है, और बनाया किसने था इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो ए ह्यूम ने बनाया था। कलकत्ता 1906, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सूरत में 1907 में हुआ था, तो ये रासबिहारी बोस ने किया था। लाहौर 1929, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल यहाँ पर पहले का पहला ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इनको आप देख लेना। जो मैं तो कहूँगी ना कि जो जितने भी अधिवेशन हुए ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आप सारे इनके अध्यक्ष याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है भाई। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही कथन और कारण का देखना है। ठीक है, कथन कहता है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया था। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कार्यक्रम शामिल हुआ था, बिल्कुल बात सही है। बंगाल विभाजन 1905 ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आधारित स्वरूप प्रदान किया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं देखा है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, हाँ तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवादी विचार, नहीं यार, वो तो बेचारे शांतिवादी नहीं कि उदारवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले तो उदारवादी थे, बल्कि लाल बाल पाल ये लोग उग्रवादी थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और ये आपके बाल गंगाधर तिलक, ये लोग अपने उग्रवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, इन्होंने 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था, तो ये तो उदारवादी थे, उग्रवादी नहीं थे। तो बी सत्य नहीं है, तो ये तो पूछा गया है, तो यही गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया, बिल्कुल बात सही है। उग्र राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना और याचनाओं की राजनीति का विरोध किया, बिल्कुल बात सही है, वो सीधे मतलब वॉर करना चाहते थे। अगला है, फिर कथन और कारण पे बात की गई, तो कथन और कारण को ही सीधे देखते हैं। कथन कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अशांति का जनक कहा, क्योंकि भाई इन्होंने ना, जैसे कि बंदर उछल कूद मचाते हैं ना, तो ऐसे ही उस टाइम इतने अच्छे नेता थे ये कि इन्होंने नाक में दम कर रखा था उनके अंग्रेजों के। तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर जनता को राजनीति रूप से संगठित किया, बिल्कुल कथन और कारण दोनों ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस का संगठनात्मक विभाजन हुआ नहीं। हाँ, विभाजन तो हुआ था इसका, है ना, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस का 1907 में विभाजन होता और 1916 में ये फिर आपस में मिल गए थे, यही एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के किसानों पर
अत्यंत व्यापक था, बिल्कुल बात सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सर्वत्र समान और सर्वत्र सभी तरह से समान और संगठित थी। अरे भैया, मैंने कितनी बार बताया कि एक्सट्रीमिस्ट वर्ड को हमें काट देना है। क्या सभी मुसलमान जो है ना, मुस्लिम समुदायों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया होगा? कोई एक भी नहीं रह गया होगा। क्यों नहीं रह गया होगा भाई? जरूर रह गए होंगे। यहाँ पे सर्वत्र कहा गया है तो ये गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम में औपचारिक रूप से कब और कहाँ अपनाया गया? स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अपनाया था? तो स्वदेशी को हमने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 वाला दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसी में हमने अपनाया था। नेक्स्ट है, नीचे कथन और कांड दिए गए, तो कथन और कांड को ही देखेंगे ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को समाजवादी वैचारिक दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था। ये बात तो सही है। 1920 अच्छा, ये जो HSR है ना, ये 1928 में बना था। 1920 के दशक में भारतीय क्रांतिकारी केवल औपनिवेशिक सत्ता के अंत तक सीमित न रहकर सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना को भी लक्ष्य मानते थे। कथन और कांड दोनों ही सही हैं। बहुत इजी था, बस लैंग्वेज लेंदी है उसकी। ठीक है, ओके। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कथन कहता है कि गांधी जी ने खिलाफत असहयोग काल में मुस्लिम लीग के कुछ धार्मिक नेताओं और उनके कट्टर समर्थकों को उससे सावधान रहने की सलाह दी। बिल्कुल बात सही है। उन्हें डर था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अलग से ही कुछ अपना मुद्दा उठा लें, और ऐसा ही जो उनका डर था वही आगे हुआ जाके था। क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सांप्रदायिक राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर कर सकती है और हिंदू मुस्लिम एकता को क्षति पहुंचा सकती है। बिल्कुल कथन और कांड दोनों ही सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर का देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी, ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं भाई, मतलब मुस्लिम लीग का प्रारंभिक शुरुआती ये उद्देश्य होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता भारत को चाहिए। भाई पूर्ण स्वतंत्रता हमने 1928 में बात किया करती, तो पहला हमारा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा दो राष्ट्रीय सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? यानी कि दो राष्ट्र, तो भैया 1940 में अब क्या करें, मजबूरी थी, है ना। 1900 लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1940 में दो राष्ट्रों का सिद्धांत को अपनाना पड़ा था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वो माने ही नहीं थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना। कथन कहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को तीव्र रूप से बढ़ा दिया। बिल्कुल बात सही है। कारण कहता है कि क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कथन और कांड दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 77 नंबर का क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिल्कुल बात सही, दोनों की एकता पर बात करते थे ये। जिन्ना ने कभी कांग्रेस के साथ संवैधानिक राजनीति में भाग नहीं लिया। अरे नहीं यार, 1916 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1916 में काफ़ी, मतलब जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में। तो ये कैसे नहीं होंगे, संवैधानिक राजनीति नहीं अपनाई, गलत बात है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ पहला। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल पुनः एकीकृत हो गए थे। बिल्कुल बात सही, जो कि 1906 में अलग हुए थे, वही 1916 में एक हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का विरोध किया था। क्या ऐसा हुआ था? अरे नहीं भाई, उन्होंने समर्थन किया था, वो क्यों विरोध करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक राजनीतिक समझौता माना था। उन्होंने कहा कि दोनों का समझौता होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में समर्थन करेगा। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कांड। ठीक है, होम रूल, कथन कहता है कि होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ। बात सही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त थी और भारतीयों में राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा बढ़ गई थी। 1914 से 1918 के बीच में
1918 के बीच में आपका चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और होम रूल बना 1916 में और काफ़ी मतलब प्रबल रहा इस दौरान में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक बल प्रदान किया। हाँ बिल्कुल किया। इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था और वे स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। कोई संबंध नहीं था यार, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, काटो इसको। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई संबंध नहीं होगा क्या? बिल्कुल मतलब जो मत है ना वो आपस में नहीं मिलते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। चंपारण सत्याग्रह नील की तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। बिल्कुल बात सही है। इसमें महात्मा गांधी जी ने ही दखलंदाजी दी थी और ये चंपारण सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया। नहीं भाई, गांधी जी इससे पहले अफ्रीका में भी अहिंसा का आंदोलन चला चुके थे, तो ये पहली बार तो नहीं था। गलत बात है यहाँ पर, दूसरा गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन सही। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ था। ये नील की तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। अच्छा, इसमें क्या होता था, जिसमें किसान जो है ना, किसानों को अपनी ही भूमि के एक हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। अपनी ही भूमि है, इसके एक हिस्से पर जबरदस्ती अंग्रेज जो है ना वो नील की खेती करवाते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनको खून और निचुड़ता था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था ये नील की, इसमें चंपारण सत्याग्रह में नील की तिनकठिया के प्रथा के विरुद्ध ही, और ये अहिंसा का आंदोलन था। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी ये अहिंसक आंदोलन हो चुका था। ठीक है, ओके। 82 का कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 का मूल कारण क्या था? तो नील की जबरन खेती तो तिनकठिया से संबंधित है। अकाल के बावजूद लगान माफ़ी से इनकार, यानी कि अकाल पड़ गया ज़मीन पर था लेकिन उन्होंने लगान माफ़ नहीं किया था। इस विरोध में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसकी एक बार डिटेल पढ़ देती हूँ मैं। अब बता देती हूँ कि खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में अकाल की स्थिति के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के विरुद्ध किया गया था। किसानों का तर्क था कि जब फसल नष्ट हो गई तब कर वसूली एक अन्यायपूर्ण है। हम कर कहाँ से दें जब फसल ही नष्ट हो गई है। तो वो लेकिन अंग्रेज जो है ना वो कर पे कर बढ़ाए जा रहे थे और माफ़ नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से कर ना देने की अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करेंगे, इस तरह की नीति चलाई और फाइनली इसमें उन्हें अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था और माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। इस सत्याग्रह गांधी जी की व्यवहारिक राजनीति और नैतिक दबाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को अस्वीकार किया। ये बात बिल्कुल सही, वो हिंसा चाहते नहीं थे किसी चीज़ में। गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत केवल काट दो, पहला सही करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ बिल्कुल सही मैंने किया है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपारण सत्याग्रह को भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत हुई थी अहिंसा आंदोलन की गांधी जी के, क्योंकि इस आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए थे। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। कानपुर षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्ट गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। इस मुकदमे में कई कम्युनिस्ट नेताओं पर विदेशी विचारधारा फैलाने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन दमन के बावजूद कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त नहीं हुई, बल्कि मजदूरों और युवाओं के बीच और अधिक आकर्षक हो गए थे। इस मुकदमे ने भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार को पूर्णतः रोका। अरे यार, फिर एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, तो पहला सही करो और आगे बढ़ जाओ। 86 नंबर का 86 नंबर का क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस नेता ने आंदोलन के परिणाम न देख पाने का कारण अपनी मृत्यु को माना था? लाला लाजपत राय। हाँ, बाल गंगाधर तिलक थे, बेचारों की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त था और 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक उसी दिन जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तिलक जो है ना ब्रिटिश शासन के प्रबल विरोधी थे भाई, है ना। उन्होंने क्या किया था, 1919 को जो भारत सरकार अधिनियम आया था ना उसका विरोध किया था उन्होंने, याद रखना।
1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था ना, उसका विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और उनकी मृत्यु के कारण वे असहयोग आंदोलन के परिणाम नहीं देख सके थे बिल्कुल, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में। नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि खिलाफत आंदोलन का अंत भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। जो खिलाफत आंदोलन जो है ना, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विभाजन लेकर आया था। इससे हिंदू मुस्लिम जो है ना, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए थे। ये खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं मतलब ये मुस्लिम जो है ना वो तुर्की का साथ दे रहे थे, वो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू और आपस में फूट गए थे ये, क्योंकि आंदोलन की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम सहयोग की ठोस राजनीतिक संरचना विकसित नहीं हो सकी। कथन और कारण दोनों ही सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा। बिल्कुल बात सही है। जो शुरुआत के कम्युनिस्ट है ना, उन्होंने इसको वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से ही देखा, और कम्युनिस्ट आंदोलन और कांग्रेस आंदोलन के लक्ष्य पूर्णतः समान थे। अरे कैसे पूर्णतः समान हो जाएंगे? फिर एक्सट्रीमिस्ट वर्ड जहाँ देखो भाई कट कर दो उसको आंख बंद करके। निम्न कथन पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना, मतलब दो एक्सट्रीमिस्ट वर्ड तो कट कर दो इसको। इस आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। ये बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी सत्य है। 890 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था। हाँ बिल्कुल बात सही है। इस आंदोलन ने भविष्य के आंदोलनों के लिए संगठनात्मक आधार तैयार कर दिया। ए और बी दोनों ने, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 नंबर का है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके बाबा रामचंद्र थे। इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो बाबा रामचंद्र है ना, वो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अवध वाला क्षेत्र पड़ता है ना, अवध वाला क्षेत्र में किसानों को संगठित किया और फिर एका मूवमेंट चलाया था। ठीक है, उसकी लीडरशिप इन्होंने ही निभाई थी, बाबा रामचंद्र ने। देखिए, और ये जो है ना आंदोलन जो ना जमींदारों के अत्याचार, अवैध वसूली और वेगार के विरुद्ध था। बाबा रामचंद्र ने जो रामचरितमानस और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया था। ठीक है, महात्मा गांधी और कांग्रेस से प्रेरणा आवश्यक मिली, पर नेतृत्व स्थानीय था, इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों के संदर्भ में बाबा रामचंद्र का नाम ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए 92 नंबर का, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी लखनऊ में। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर डेट और प्लेस दोनों ही सही लिखे हुए हैं। एनजी रंगा इसके प्रथम महासचिव बने थे। यहाँ पर दोनों बातें सत्य हैं, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1923 में 23 के गठन स्वराज पार्टी 1923 का गठन का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? असहयोग आंदोलन को पुनः प्रारंभ करना या फिर विधान परिषदों में प्रवेश कर शासन का विरोध करना। बिल्कुल, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम विधान परिषदों में बाई इलेक्शन के जरिए जाएंगे और वहाँ पर हम इनका शासन का विरोध करेंगे। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी। बिल्कुल बात सही है। और नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर 1929 में हम पूर्ण स्वराज की मांग करने लग गए थे। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। बिल्कुल बात सही, इसीलिए हम 26 जनवरी इनकी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह निर्णय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में लिया गया था क्या? तो बिल्कुल बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, ना कि कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाना शुरुआत की है। तो पहला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं कि
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल बासी, गांधी इरविन समझौता ही इसी बात पर हुआ था कि हमने अंग्रेजों की बात माननी ये थी कि हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना था, और इरविन को हमारी बात नहीं, अंग्रेजों को हमारी बात माननी थी कि जो उस टाइम के हमने गोल में सम्मेलन में भाग लेना है, और जो भी उस टाइम की मतलब राजनीतिक बंदियां थी उनकी रिहाई करवानी थी। तो बिल्कुल बात ये है कि इस आंदोलन के बाद कांग्रेस ने गोल में सम्मेलन भाग लिया था। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। जवाहरलाल नेहरू को भारत में समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। नेहरू का समाजवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था। अरे नहीं भाई, वो उनका जो समाजवाद सिद्धांत था ना, वो विचारधारा उनकी का फिर आर्थिक समानता, राज्य द्वारा नियोजन, सामाजिक न्याय, इन सब में मतलब प्रबल थी। तो सीमित, बिल्कुल राजनीति तो सीमित नहीं थी। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। 98 क्वेश्चन कथन और कारण पूछा गया है। देखते हैं क्या है कि कथन कहता है कि कांग्रेस ने 1920 के दशक में देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति घोषित की। कांग्रेस ने 1920 के दशक में देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति जो है ना वो घोषित की थी। ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कांग्रेस का, हाँ 1920 में उन्होंने कहा कि जो देशी रास्ते हैं ना वो अलग नहीं रहेंगे, बल्कि अपने मतलब देश का हिस्सा मानी जाएंगी, इनका विलय होना जरूरी है। कांग्रेस का मानना था कि रियासतों का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से अलग नहीं है तो एक ही चीज। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या था? क्योंकि ये आंदोलन केवल एक दिन का नहीं यार, एक दिन का कैसे हो जाएगा। इसने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक जड़ों को हिला दिया था, इसीलिए इसको हमने अगस्त क्रांति का उपयुक्त शब्द दिया है इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं, क्या करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तो ये बात क्या सही है? तो ये बात तो सही नहीं है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई ठोस का परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला था, है ना? 9 अगस्त 1942 को ये शुरुआत हुई थी, और इसको हमने क्या किया था, कारण तत्काल। अच्छा, तत्काल कारण कहाँ निकला था? बात तो सही है ना? क्योंकि क्या होता है, इसका तत्काल ठोस परिणाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आंदोलन अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। हालांकि तुरंत कोई मतलब इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन लंबे टाइम के बाद वही हमने स्वतंत्रता हासिल कर ही ली थी। तो दीर्घकालिक परिणाम निकला, लेकिन तत्काल, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट वर्ड आ गया, मैं भूल गई तो आप भी भूल गए, इसको कट कर दीजिए। तत्काल एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कर दिया कि सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य, यानी कि सत्ता आपको एक दिन ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल आपके सामने वो दिन आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो ये रहे आज के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, यानी पूरे 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। जो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है मैंने वो बताया आपके लिए। आप भी अपने बिहाफ पर इनको प्रैक्टिस करें, बार बार इसको लेक्चर को सुने। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास नहीं टाइम है, तो आप एयर वर्ड्स कान में लगाएं और इसको चलने दें, और बस सुनते रहें कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ऑप्शन क्या बोला, मैंने क्वेश्चन क्या बोला। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। बचे हैं ओनली 4 महीने। अब आपको सोचना विचारा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी कि मॉक एंड मॉक ही लगाने हैं। मैं CSAT भी जल्द ही स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि मैं पेन टैब ले सकूं, है ना? आप सब्सक्राइब बढ़वाएंगे नहीं तो मैं पेन टैब कैसे ले पाऊंगी? मेरा खुद का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मैं अपनी पढ़ाई करने लग जाऊंगी, तो फिर मैं आपके लिए पढ़ाना छोड़ दूंगी। तो इस वजह से आप मेरे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसा तो है नहीं कोई अकेला पढ़ने वाला होता है भाई, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ने वाले, तो उनको शेयर कर दिया करें और चैनल को लाइक कर दिया करें। आप कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाएं। और मैं पेन टैब जल्दी ही ले लूँगा। आप 200 प्लस करवा दीजिए, फिर मैं पेन टैब ले लूँगी। इतनी शर्त है मेरी, 200 प्लस करवा दीजिए। बाकी थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट।